हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 करेंगे। इसके 3 चैप्टर हम जो है पहले कर चुके हैं। आज हम इसका 4 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वायु। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज जो है चली हुई है। ये 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है। 6th क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम कर चुके हैं, वो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और 7th क्लास की हिस्ट्री भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम ज्योग्राफी में जो है ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इसका हम 4th चैप्टर आज हम करेंगे। इसमें जो है वायु के बारे में बताया गया। फ्रेंड्स, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड में जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधों एवं पशु जो है लुप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में मौजूद है। इसमें जो वो डिटेल में बताया गया है। क्या आप जानते हैं जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग है। देखिए, नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है, आर्गन जो है 0.93% है और जो अन्य गैसें हैं वो 0.04% है। तो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। देखिए 4.1 चित्र में जो है दिखाया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम 1 मिनट अब जो है हम इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अखबारों में दिखाया गया है कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती जा रही है। वायुमंडल की संरचना फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से
सी टेट, एच टेट, KVS हर एक पेपर में जो है लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स ये वायुमंडल की 5 परतें, इनको ध्यान से पढ़िए। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है अक्षोभ मंडल जो सबसे नीचे, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। तो अब हम अक्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको ये चित्र में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अक्षोभ मंडल, ये अक्षोभ सीमा माउंट एवरेस्ट जो है इसी में है। अक्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 13। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा है, कोहरा है, ओलावर्षण है, ये जो है अक्षोभ मंडल में ही होती हैं। उसके बाद है समताप मंडल। देखिए मैं आपको चित्र में जो है समताप मंडल दिखा देती। देखिए समताप मंडल, ये समताप सीमा हवाई जहाज ओजोन परत जो है इसी मंडल में है। अक्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, अक्षोभ मंडल जो है 13 किलोमीटर तक था, और उसके बाद ये समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई फैली हुई है। यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो इसमें क्या होती है? ओजोन गैस की परत। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब फ्रेंड्स उसके बाद है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाती हैं। तो इसके बाद है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। अब उसके बाद है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हम आज यहीं तक करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।